मानव एक ऐसा प्राणी है जो अपनी प्रजाति को निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने ही समान नए जीवों को जन्म देता है। तो इसी कंसेप्ट को समझने के लिए मैं दीपक कुशवाहा क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 मानव जनन लेकर आया हूं आपके सामने। चलिए देखते हैं कि मानव जनन है क्या और मानव जनन की प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, तो मानव एक जैविक प्रक्रिया द्वारा अपने ही समान अपने ही जैसे संततियों को उत्पन्न करने के लिए एक क्या करता है, जैविक क्रिया करता है। उस जैविक क्रिया का नाम है जनन। तो चलिए देखते हैं जनन क्या है। तो जनन एक तरह से यदि हम देखें बेटा तो जैविक क्रिया, यानी जनन एक तरह से क्या है, जैविक क्रिया है। मतलब क्या होता है कि प्रत्येक जीव में होने वाली क्रिया। ठीक है, यदि आप पाएंगे कि जनन एक क्या है बेटा, जैविक क्रिया होती है। जनन क्या होती है, जैविक क्रिया होती है। ठीक है, कौन सी जैविक क्रिया है? तो यह है अपनी संतान या संतति, आप संतान बोल सकते हो या संतति बोल सकते हो, अपनी संतति या प्रजाति। ठीक है, संतति या प्रजाति को बनाए रखने के लिए अपने ही समान, अब अपने ही समान कैसे, यानी सिमिलर टू हिम, यानी खुद के जैसे, अपने ही समान। ठीक है, अपने ही समान क्या करता है, अपने ही समान जीव को जन्म देता है। ठीक है, तो बेटा यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो जनन होती है एक जैविक क्रिया है, यानी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो प्रत्येक जीव में अपनी प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए ये हर जीव में होती है। हर जीव में जितने भी जीव होते हैं सभी में चाहता है, हर कोई चाहता है, हर एक स्पीसीज चाहती है कि हमारी स्पीसीज जो है, हमारी जो प्रजाति है वो लगातार जनरेशन टू जनरेशन क्या हो, बनी रहे। ठीक है, उसी निरंतरता को बनाए रखने के लिए हर एक एनिमल, हर एक जीव क्या करता है, जनन करता है। यदि आप पाएंगे तो यहाँ पर जैसे आप देखेंगे मानव एक जरायु यानी बीबी पेरस प्राणी है, क्योंकि यह अपने ही समान बच्चे को जन्म देता है। तो बेटा हम इस चैप्टर में हम मानव जनन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहली बात यदि हम देखें तो मानव मतलब इंसान, ह्यूमन बींग्स एक ऐसा प्राणी है जो बच्चे को जन्म देता है। यानी आप देखोगे तो जनन के आधार पर, बच्चों को जन्म देने के आधार पर जो जनन होता है, जनन जो होता है दो टाइप का, एक होता है ओविपेरस और एक होता है विविपेरस, जिसको हम बोलते हैं, एक को अंडप्रजक बोलते हैं और एक को बोलते हैं सजीव प्रजक। क्या बोलते हैं? सजीव प्रजक बोलते हैं। ठीक है, यानी इसको हम बोलेंगे, अंडप्रजक को हम बोलते हैं ओविपेरस। क्या बोलते हैं? ओविपेरस। और इसको क्या बोलते हैं? विविपेरस। ठीक है, तो अंडप्रजक जो होता है जनन यानी रिप्रोडक्शन। ठीक है बेटा, तो यदि आप देखेंगे कि मानव जो होता है एक कैसा प्राणी है, विविपेरस। विविपेरस का मतलब है बच्चे को जन्म देने वाला प्राणी होता है। ठीक है, इतना समझ में आया, जो अपने ही समान बच्चों को क्या करता है, जन्म देता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये लोमड़ी है, या सॉरी कंगारू है, और ये कंगारू का यहीं पे इसके बच्चा है। इस चाइल्ड को ले हैं तो आप देख रहे हैं कंगारू जो है, कंगारू को ही बर्थ कर रहा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक छोटा सा क्या है, चाइल्ड है जो बेबी है ना, और ये छोटा सा बेबी क्या है, एक ह्यूमन बींग्स का है। तो आप देख रहे हो अपने ही जैसा, देख लीजिए। तो आप देखेंगे कि जो कोई भी एनिमल है, कोई भी जीव है तो अपने ही समान जीव को बर्थ करता है, यानी जन्म देता है। यदि आम का पेड़ है तो आम ही लगेगा, यदि जामुन का पेड़ है तो जामुन ही लगेगा।
तो ऐसे यहाँ पर भी है, यदि ह्यूमन है तो ह्यूमन को ही जन्म देगा, कैट है तो कैट को बर्थ करेगी, डॉग है तो डॉग को बर्थ करेगा, है ना। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि कोई दूसरा एनिमल दूसरे एनिमल को क्या किया हो, बर्थ किया हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो अपने ही समान, क्योंकि उसमें उसी का गैमेट होगा, क्योंकि उसमें उसी का गैमेट होगा, इसलिए वह जो एनिमल है, जो जंतु है, वो उसी के प्रकार का जीव को बर्थ करेगा। ठीक है, अब आगे यदि हम देखते हैं कि एक जैव जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो रही है, तो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है लैंगिक जनन। क्या हो रहा है बेटा? लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन की कुछ अवस्थाएं होती हैं, अवस्थाएं मतलब स्टेजेस होती हैं, जिसमें अलग अलग तरीके से वो क्या करती हैं, अपने स्पीसीज को बनाए रखते हैं। जैसा यहाँ पर यदि आप देखेंगे, जब मानव जनन की प्रक्रिया होती है तो उसमें सबसे पहले होता है गैमेटोजेनेसिस, जिसको हम बोलते हैं युग्मक जनन। मतलब सबसे पहले क्या होगा, युग्मक का निर्माण होगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस में आप देख पा रहे हैं कि एग का फॉर्मेशन हो रहा, oogenesis में आप देख रहे हैं कि स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा, और इसमें किसका फॉर्मेशन हो रहा, एग का फॉर्मेशन हो रहा। तो आप देख रहे हैं क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। फिर उसके बाद यदि देखोगे कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू स्पर्म को बॉडी से आउट करना, यानी बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं स्पर्मिएशन या वीर्य सेचन बोलते हैं। ठीक है, इतने चीजें समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब वीर्य सेचन जब हो जाता है, यानी जो सैमन होता है, यानी सैमन जो होता है, इसको हम क्या करते हैं, मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में क्या किया जाता है, इंजेक्ट कराया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और यहाँ पर जो है वेजाइनल रीजन में स्पर्म को क्या किया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। कहां पर? वेजाइनल रीजन में क्या किया जाता है, स्पर्म को यहाँ पर क्या किया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है, और स्पर्म धीरे धीरे यहाँ पर मोटिलिटी के द्वारा, मूवमेंट के द्वारा, गति के द्वारा कहां तक पहुंचेगा, एग के पास पहुंचेगा। ठीक है, जब एग के पास पहुंचेगा तो नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलेंगे, है ना। तो जो मिलने की प्रोसेस होती है बेटा, उसको फर्टिलाइजेशन करते हैं, निषेचन। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे फर्टिलाइजेशन हो रहा, यहाँ पर आपको ये जो दिख रहे हैं, इनको हम बेटा बोलते हैं स्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? एग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग बोलते हैं। तो स्पर्म और एग जब आपस में क्या होंगे, फर्टिलाइज मिल जाएंगे, तो इसको हम प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, निषेचन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? निषेचन कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब जब नर युग्मक मादा युग्मक आपस में मिल जाएंगे, निषेचन कंप्लीट हो जाएगा, तो आगे जो है एक डिप्लॉइड, ध्यान रखना, यहाँ पर जो नर युग्मक है, स्पर्म जो है, ये भी क्या होता है, एन होता है। एन का मतलब हैप्लॉइड होता है, और एग भी बेटा क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। यानी मेल गैमेट भी हैप्लॉइड होगा और फीमेल गैमेट भी हैप्लॉइड होगा। ठीक है, अब एन और एन आपस में मिल जाएंगे तो 2n बनेंगे। मतलब यहाँ पर जो जायगोट आपको दिखाई देगा वो कैसा होगा, 2n होगा। 2n का मतलब बेटा क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसका स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है, 2n स्ट्रक्चर का, मतलब डिप्लॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जायगोट बना, जायगोट यहाँ पर क्या है बेटा, 2n है। क्या है बेटा? 2n है। समझ में आया कि नहीं आया? अब इस जायगोट का आगे की ओर डेवलप की प्रोसेस को हम बोलते हैं विदलन, यानी क्लीवेज। मतलब 2n से अब इसमें क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। मल्टीप्लिकेशन होगा मतलब इसमें कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा। ठीक है, क्या होगा बेटा, माइटोसिस होगा। क्या होगा? माइटोसिस होगा। ठीक है, और बाय द माइटोसिस ये क्या हो जाएगा, आगे की डिवीजन करेगा। ठीक है, कौन आगे की ओर डिवीजन करेगा, जायगोट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, माइटोसिस हो रहा। ठीक है, अब ये माइटोसिस होगा तो यहाँ पर क्या होगा, आगे की सेल का डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पहले एक सेल था, फिर 2 सेल स्टेज आ गया, 2 सेल से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 सेल आ गया, है ना। 4 सेल से यहाँ पर बहुत सारी सेल बात देख रहे हैं, और फिर ये देख रहे हैं ब्लास्टुला। ठीक है, तो मतलब आगे की ओर जो है आप देखोगे 2 4 साल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल्स, 32 सेल और 64 सेल। तो ये आपको स्टेजेस यहाँ पर ड्यूरिंग क्लीवेज स्टेज में आपको देखने को मिल जाएगी।
ठीक है बेटा। उसके बाद क्या होता है, अंतररोपण, जिसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं बेटा, इम्प्लांटेशन। क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन। यानी ये जो जाइगोट बना है, इस जाइगोट का गर्भाशय भित्ति यानी यूट्रस वॉल से कनेक्ट होने की प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। जैसे यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर जो है ये क्या है, ब्लास्टुला है। क्या है बेटा, ब्लास्टुला है, ध्यान रखना। ये क्या है, ब्लास्टुला है। ठीक है, ये जो ब्लास्टुला है ये क्या करता है, किससे, इस एंडोमेट्रियम वॉल से क्या करता है, एंडोमेट्रियम वॉल से अटैच हो जाता है। एंडोमेट्रियम वॉल से क्या हो जाता है, अटैच हो जाएगा। किससे अटैच होगा, एंडोमेट्रियम वॉल। ठीक है, एंडोमेट्रियम वॉल। ठीक है, तो इस एंडोमेट्रियम वॉल से क्या होगा, अटैच हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। अब इम्प्लांटेशन जब हो गया, मतलब जो ये मेरूला ब्लास्टुला है जब यूट्रस वॉल से कनेक्ट हो जाता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड या गर्भाविधि या गर्भावस्था बोलते हैं। यानी इसी को हम बोलते हैं प्रेगनेंसी स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, प्रेगनेंसी स्टेज, या उसी को हम क्या बोल रहे हैं, जेस्टेशन पीरियड। अब ये जेस्टेशन पीरियड जब कंप्लीट हो जाता है तो क्या हो जाता है, ये आपको जेस्टेशन पीरियड दिखेगा। इसमें आप देखोगे कि जब बच्चा यहाँ पर क्या होता है, चाइल्ड जो होता है कंप्लीट डेवलप हो जाता है, फुली डेवलप हो जाता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि इसका हेड जो होता है, किसका हेड, जो एम्ब्रियो है, यानी एम्ब्रियो का जो हेड है इसका, किसका, एम्ब्रियो का। ठीक है, या इसी को बोल सकते हो चाइल्ड। ठीक है, इस चाइल्ड का जो हेड है वो किस रीजन की ओर हो जाता है, सर्विक्स की ओर। किसकी ओर होता है, सर्विक्स की ओर। समझ में आया कि नहीं बेटा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पार्चुरेशन या चाइल्ड बर्थ बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेकिन इसको हम पढ़ने के पहले, सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, अलग अलग स्टेजेस पढ़ रहे हैं। तो अलग अलग स्टेजेस में आप पाएंगे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या देख रहे हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम बोलते हैं बेटा लैंगिक जनन। ठीक है, अब इस लैंगिक जनन में कहा हो रहा है, ह्यूमन में हो रहा, मानव में हो रहा। तो इस लैंगिक जनन में आप देखेंगे कि जो होता है ये बाय पेरेंटल होता है। बाय पेरेंटल होता है मतलब यहाँ पर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे बेटा, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। अब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे तो मतलब यहाँ पर कुछ अलग प्रोसेस होने वाली है। क्या होने वाला है, अलग प्रोसेस होने वाली। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सी अलग प्रोसेस होगी, तो अलग प्रोसेस यहाँ पर बेटा ये होगी कि यहाँ पर आप देखेंगे तो मेल, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे, और दूसरा हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे। यानी हम देखेंगे नर जनन तंत्र के बारे में। ठीक है, क्या देखेंगे, नर जनन तंत्र के बारे में देखेंगे, और यहां पर हम देखेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में देखते हैं। जब बेटा हम नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसका फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पर आप पाएंगे यहाँ पर होता है मेल गैमेट का फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या होता है, नर युग्मक
का निर्माण होगा। क्या होगा बेटा? नर युग्मक का निर्माण होगा। फीमेल में क्या होता है? फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। फीमेल गैमेट क्या होगा? फॉर्म होंगे। ठीक है, यानी मादा युग्मक का निर्माण होगा। मादा युग्मक का निर्माण होगा। इन्हें समझ में आया कि नहीं आया? तो आप देख रहे हैं कि जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लासिफाइड हो जाता है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल एसेंशियल होता है टू गैमेट्स, और टू गैमेट्स जो होते हैं, दो नर युग, जो दो गैमेट होते हैं, दो युग्मक जो होते हैं वो अलग अलग बॉडी में बनते हैं। ठीक है, तो मेल बॉडी में मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, फीमेल गैमेट में, फीमेल बॉडी में फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो मेल गैमेट क्या होता है? स्पर्म होता है। तो यहां पर आप पाएंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल गैमेट बन रहा है, और उस मेल गैमेट का नाम क्या होता है बेटा? स्पर्म होता है। क्या होता है बेटा? स्पर्म होता है। क्या होता है? स्पर्म होता है, जिसको आप क्या बोलते हो? शुक्राणु बोलते हैं। ठीक है, और मादा में क्या होगा? एग होगा, जिसको आप क्या बोलते हो? अंडाणु बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप पाएंगे कि जो गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो अलग अलग बॉडी में अलग अलग तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, यानी नर जनन तंत्र के बारे में देखेंगे। तो यहां पर आपको दो डायग्राम दिख रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अलग अलग दो पार्ट होते हैं। अब देखो यहां पर जो नर जनन तंत्र है उसका एक ट्रांसफर व्यू, ठीक है, एक एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब यदि यहां पर आप देखेंगे तो नर जनन तंत्र को, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो पार्ट्स में क्या किया है? क्लासिफाइड किया गया है। कौन कौन से क्लासिफिकेशन है? तो देखिए यहां पर पाएंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो पार्ट में, मतलब एक होता है प्राथमिक जनन, है ना, और दूसरा क्या होता है? द्वितीयक जनन अंग। ठीक है, प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक जनन अंग हो गया। प्राथमिक जनन अंग हो गया और द्वितीयक जनन अंग हो गया। अब प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलेंगे। प्राइमरी ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब यहां पर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यदि हम देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? टेस्टिस, जिसको हम बोलते हैं वृषण। ठीक है, और द्वितीयक जो रिप्रोडक्टिव, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है, देखो ध्यान रखना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है दो पार्ट में क्लासिफाइड है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्राथमिक जनन तंत्र में वृषण आता है, और द्वितीयक जनन तंत्र में क्या आता है? द्वितीयक अंग में क्या आता है? सहायक जनन ग्रंथियां, सहायक जनन नलिकाएं और बाह्य जनन अंग। ठीक है, अब यहां पर सहायक जनन ग्रंथियों को हम बोलते हैं एक्सेसरी ग्लैंड, एक्सेसरी ग्लैंड बोलते हैं, और सहायक जनन नलिकाओं को हम बोलते हैं एक्सेसरी, ठीक है, डक्ट। ठीक है, इन्हें चीजें समझ में आए कि नहीं आए? तो आप देख रहे हैं कि जो प्राथमिक जननांग है वो क्या है? टेस्टिस। सेकेंडरी जननांग क्या होता है? एक्सेसरी ग्लैंड, यानी सहायक ग्रंथियां, सहायक नलिकाएं, और क्या होती है? एक्सटर्नल जेंटेलिया, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल जेंटेलिया। अब हम सबसे पहले बात करते हैं टेस्टिस की, यानी वृषण की बात कर लेते हैं। तो वृषण यदि देखोगे तो मेल बॉडी में क्या होता है? ये प्रेजेंट होता है, लोकेटेड होता है। कौन? वृषण। तो वृषण, आपको ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा आपको, ठीक है, यदि आप डायग्राम को अच्छे से देख पा रहे हो तो डायग्राम में आपको ये दो एग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे।
इन दोनों एग लाइक स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेस्टिस। ठीक है, वृषण बोलते हैं। अब ये वृषण जो होते हैं दो है, यानी पेयर है, 2 इन नंबर, दो की संख्या में उपस्थित होते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो टेस्टिस होती है वो 1 पेयर मतलब 2 की संख्या में होती है। ठीक है, यदि और देखोगे तो ये क्या होती है, ये होती है उदर गुहा में स्थित होती है, उदर गुहा में स्थित होती है। ठीक है, कहां स्थित होता है बेटा, उदर गुहा में, एब्डोमिनल कैविटी में। इन्हीं चीजें समझ में आए कि नहीं आए? आगे फिर यहां पर यदि आप देखोगे कि बाह्य जननांग एक्सटर्नल जेंटेलिया में क्या होता है, सिस्न पेनिस आता है और वृषण कोश जिसको हम बोलते हैं बेटा स्क्रोटम। तो आप देख रहे हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 पार्ट हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्राथमिक जननांग में जो होता है वृषण आता है, द्वितीयक जननांग में जो आता है सहायक नलिकाएं, सहायक ग्रंथियां और एक्सटर्नल जेंटेलिया यानी बाह्य जननांग आता है। अब हम देखते हैं टेस्टिस के बारे में। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि सबसे पहले आप देख लो कि उसमें सिस्टम में जो डायग्राम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो उसका हम देखो तो यहाँ पर आप पाएंगे कि ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने देखा कि सबसे पहले क्या आता है, सहायक टेस्टिस। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो टेस्टिकल्स यानी जिसको हम बोलते हैं टेस्टिस है। ठीक है, ये जो टेस्टिस होती हैं तो इनसाइड ऑफ स्क्रोटम जिसको हम बोलते हैं बेटा वृषण कोश, क्या बोलते हैं, वृषण कोश बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, टेस्टिस जो होता है ये वृषण के अंदर थैले के समान, यानी ये जो वृषण कोश होता है ये कैसा होता है, थैले के समान। कैसा होता है बेटा, थैले के समान संरचना होता है, थैले के समान संरचना। ठीक है, तो स्क्रोटम कैसा होता है बेटा, थैले के समान संरचना। ठीक है, उसके बाद यदि आप देखोगे तो यहां पर जैसे आपने देखा सहायक ग्रंथियां और सहायक नलिकाएं, तो सहायक ग्रंथियां जो होती है मेल में 3 होती है। कितनी होती है, 3 होती है। तो यहां पर यदि आप देखोगे तो सहायक ग्रंथियां सबसे हम देखते हैं, सबसे पहले आपको बता देते हैं। तो यहां पर सबसे पहले दिख रही सेमिनल वेसिकल। ठीक है, कौन सी, सेमिनल वेसिकल। ठीक है, ये जो सेमिनल वेसिकल है बेटा क्या होती है, एक जोड़ी होती है। ये एक जोड़ी होती है। सेमिनल वेसिकल कितनी होती है बेटा, एक जोड़ी, 1 पेयर होती है। ठीक है, उसके बाद यदि सेमिनल वेसिकल के बाद यदि आप देखोगे तो क्या आता है, प्रोस्टेट ग्रंथि आती है। क्या आती है बेटा, प्रोस्टेट। ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है ये केवल एक होती है, एक की संख्या में। ठीक है, उसके बाद यदि आप देखोगे तो उसके बाद आता है बल्बोयूरेथ्रल, इसी को हम बोलते हैं काउपर्स। क्या बोलते हैं, काउपर्स। ठीक है, तो इसी हम बोलते हैं काउपर्स ग्रंथि। ठीक है, और ये जो काउपर्स ग्रंथि होती है ये एक जोड़ी होती है। ठीक है, कितनी होती है बेटा, एक जोड़ी होती है। तो समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर आप देखेंगे तो सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और काउपर्स ग्लैंड, ये तीनों जो होती है, ये तीनों मिलकर जो होती है
क्या बनाती हैं बेटा? ये होती है सहायक, क्या होती है? सहायक ग्रंथियां। क्या होती हैं? ये सब तीनों मिलकर क्या बनाती हैं? सहायक ग्रंथियां। क्या बनाती है? सहायक ग्रंथियां। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर सहायक ग्रंथि कितनी होती है? 3। कौन कौन से? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बोइरेथ्रल या काउपर्स ग्लैंड। ठीक है बच्चा। अब आगे यदि हम बात करते हैं तो सहायक नलिकाओं, सॉरी, सहायक ग्रंथियों की बात हो गई, टेस्टिस की बात हो गई जिसको आप वृषण बोलते हो। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा? वृषण बोलते हैं। टेस्टिस को अपन क्या बोलते हैं? वृषण बोलते हैं। ठीक है। अब वृषण कहाँ स्थित होता है? स्क्रोटम में। तो स्क्रोटम क्या होता है? बाह्य चलनांग होता है। क्या होता है? बाह्य चलनांग। अब इसके बाद यदि आप देखोगे तो सहायक नलिकाएं आती हैं। क्या आती है बेटा? सहायक नलिकाएं। लेकिन यहाँ पर जो सहायक नलिकाएं आपको दिखाई देंगी तो वो दिखाई देंगी जो कि बाहर स्थित हैं। टेस्टिस के अंदर 2 होती हैं, 2 बाहर होती हैं। तो 2 बाहर आपको क्या दिखाई देंगी? एक दिखाई देगी एपीडिडाइमस, एपीडिडाइमिस। ठीक है। दूसरा जो होता है, एक है दूसरी जो ग्रंथि है वो है वास डिफरेंशिया। क्या है बेटा? वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। ठीक है। क्या होता है बेटा? वास डिफरेंस। तो यहां पर आपको 2 ही मेनली दिखेगी, किसके? एसेसरी ग्लैंड। ठीक है। अब इसके बाद यदि आप देखोगे तो यहां पर आपको दिख रही होगी एक इजैकुलेटरी डक्ट। क्या दिख रही है? इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट को हम क्या बोलते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट क्या बोलते हैं बेटा? इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? इजैकुलेटरी डक्ट बोलेंगे। अब ये इजैकुलेटरी डक्ट का काम होता है क्या करना? इजैकुलेशन में हेल्प करना। अब यहाँ पर जो यदि आप देखोगे तो जो इजैकुलेटरी डक्ट होती है ये 2 गैस यानी 2 डक्टों का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें 2 डक्ट कौन, 2 नलिकाएं कौन कौन सी होती हैं? तो आप देखेंगे तो ये जो सेमिनल वेसिकल है और जो ये ऊपर जा रही है वास डिफरेंस, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या बनाती है? इजैकुलेटरी डक्ट का, इजैकुलेटरी नलिका का निर्माण करती हैं। चलिए देखें, यहां पर यदि आप देखेंगे तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा? शिश्न बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं पेनिस। ठीक है, क्या बोलते हैं? शिश्न। ठीक है। अब यही पेनिस जो होता है आप देखेंगे कि इसमें कई सारे पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो उभरा हुआ भाला भाग होता है इसको हम बोलते हैं क्या? ग्लांस पेनिस। क्या बोलते हैं? ग्लांस। ठीक है, पेनिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ग्लांस पेनिस बोलते हैं। फिर उसके बाद यदि देखेंगे तो इसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलेंगे? यूरेथ्रा। क्या बोलेंगे बेटा? यूरेथ्रा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे बेटा? यूरेथ्रा बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब यूरेथ्रा का ओपनिंग पार्ट जो होता है जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रल ओरिफाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल ओरिफाई बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेटा है किसका स्ट्रक्चर है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। यहां पर आप देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं मूत्राशय। क्या बोलते हैं? मूत्राशय। क्या बोलेंगे बेटा? मूत्राशय की बात कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हो गया मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आगे यदि हम उसका दूसरा व्यू देखते हैं, आपने उस मेन व्यू देखा, ये जो है टीएस जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर सेक्शन, आप देखेंगे तो कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा। अब इस ट्रांसफर सेक्शन में हमें किस तरीके से उसका इंटरनली जो पार्ट होता है वो हमें दिखाई देगा। अब देखेंगे तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रही हैं ये इस तरीके से ये एग लाइक स्ट्रक्चर, इनको हम बोलते हैं बेटा टेस्टिस। क्या बोलते हैं? टेस्टिस। क्या बोलते हैं? टेस्टिस, या इसी को हम बोलते हैं वृषण। क्या बोलेंगे? वृषण। ठीक है, वृषण जो है कहाँ होता है? स्क्रोटम में, तो उसी को हम बोलते हैं वृषण कोश।
क्या बोलते हैं बेटा? वृषण कोश बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो वृषण कोश होता है, क्या होता है? वृषण कोश होता है। ये क्या होता है? शरीर के बाहर स्थित होता है। यानी वृषण कोश जो होता है ये शरीर के बाहर स्थित होता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब उसके बाद यदि आप देखोगे कि वृषण कोश के बाद यहां पर देखोगे तो इरेक्टाइल टिश्यू होती है। इरेक्टाइल का मतलब क्या होती है? उत्तेजक ऊतक होती है। क्या होता है? उत्तेजक ऊतक होता है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि सेमिनल वेसिकल होता है। सेमिनल वेसिकल होता है। ठीक है, और इस सेमिनल वेसिकल के बाद आप देखेंगे यूरेटर मूत्र वाहिनी, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मूत्र वाहिनी। समझ में आया कि नहीं आया? अब इस मूत्र वाहिनी यूरेटर के बाद आप देखेंगे कि ये ब्लेडर है, जिसको हम बोलते हैं मूत्राशय। क्या बोलते हैं बेटा? मूत्राशय बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो है मूत्राशय के बाद यहां पर आप देखेंगे तो इस जो इस डक्ट को, ये वाली जो डक्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस। ठीक है, फिर ये क्या होती है? ग्लैंड होती है, जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा होता है। फिर ये क्या है? इपिडिडाइमस। क्या होता है? इपिडिडाइमस। और ये वाला जो पार्ट है वो पेनिस है। क्या है बेटा? पेनिस। ठीक है, तो ये हो गया क्या? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम चित्र हो गया। अब इसके बाद यदि हम देखते हैं आगे तो टेस्टिस होता क्या है? क्या टेस्टिस होता क्या है? तो आप टेस्टिस को यदि हम सबसे पहले किसके बारे में देख रहे हैं? टेस्टिस के बारे में देख रहे हैं। किसके बारे में देख रहे हैं? टेस्टिस, वृषण के बारे में देख रहे हैं। अब टेस्टिस यदि आप देखेंगे तो यहां पर ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। टेस्टिस जो होता है इनसाइड ऑफ द स्क्रोटम होता है। ठीक है, लेकिन जनरली यदि आप पाएंगे कि जो टेस्टिस है वो क्या करता है? कहां पर प्रेजेंट होता है? उदर गुहा में। तो यदि मान लीजिए ये कोई पर्सन है, अब इसमें जो है टेस्टिस जो है तो उदर गुहा में यहां पर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है बेटा? पाउच लाइक स्ट्रक्चर में। यहां पर इस तरीके से ये क्या होगा? प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये ठीक। अब इसके अंदर क्या होगा? एग लाइक स्ट्रक्चर। यहां पर ये होता है किस टाइप से? एग लाइक, अंडा के समान संरचना यहां पर। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं है? तो यदि हम देखें तो ये कहां पर स्थित है? उदर गुहा में। कहां स्थित है बेटा? उदर गुहा में। कहां पे प्रेजेंट है बेटा? उदर गुहा में, जिसको हम क्या बोलते हैं? एब्डोमेन कैविटी। क्या बोलते हैं? एब्डोमेन कैविटी। क्या बोलते हैं? एब्डोमेन कैविटी। ठीक है, अब यदि आप देखोगे इसको थोड़ा सा हम बाहर लाकर देखते हैं, इसका ओवरव्यू देखते हैं, कोशिश करते हैं किसका? टेस्टिस का। तो यदि आप देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा। किसका? टेस्टिस का। और इसमें जो है आपको ये दो टेस्टिस नजर आएंगे।
इस तरीके से एग लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम क्या बोलेंगे, टेस्टिस। ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं वृषण कोश। क्या बोलते हैं बेटा, वृषण कोश बोलते हैं। और ये क्या है, टेस्टिस। ठीक है। अब ये जो वृषण कोश के अंदर जो होता है ये वृषण होता है, और ये जो है उदर गुहा मतलब शरीर के बाहर। तो शरीर के बाहर जो है क्यों स्थित है, क्योंकि आपको पता है कि इस वृषण में क्या होता है, दो प्रोसेस होती है। क्या होता है बेटा, दो प्रोसेस होती हैं। तो वृषण में दो प्रोसेस, दो क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, तो वृषण में आप देखेंगे तो एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसको आप बोल सकते हो शुक्राणु जनन होता है। क्या होता है बेटा, शुक्राणु जनन होता है। और दूसरा क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। ठीक है, क्या होता है, एंड्रोजन का स्त्रावण होता है। ठीक है, तो टेस्टिस में दो प्रोसेस हो रही है, एक स्पर्मेटोजेनेसिस और एक एंड्रोजन का स्त्रावण। तो क्या होता है कि हमारे शरीर का नॉर्मल यहां पर यदि देखेंगे तो सामान्य यदि आप देखोगे, शरीर का ताप, सामान्य जो शरीर का ताप जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी नॉर्मल हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है। ठीक है, कम ज्यादा थोड़ा सा हो सकता है। यानी हमारे शरीर का नॉर्मल बेसिक टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इस 37 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, शुक्राणु जनन नहीं होता है। यानी इस 37 डिग्री सेल्सियस में इस टेम्परेचर पर शुक्राणु जनन जो होता है, शुक्राणु जनन क्या होगा, अनुपस्थित होगा। मतलब शुक्राणु जनन के लिए हमें एक स्पेसिफिक विशिष्ट टेम्परेचर चाहिए, विशिष्ट ताप चाहिए। तो ये वो ताप कौन सा होता है, तो वह ताप होता है कितना, इससे 2 से, यानी शरीर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब 2 से 2.5 डिग्री क्या चाहिए, कम ताप चाहिए। क्या चाहिए, कम ताप चाहिए। मतलब हमारे शरीर का जो ताप है उससे 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। किसके लिए, किसके लिए चाहिए, ये शुक्राणु जनन के लिए चाहिए। किसके लिए चाहिए बेटा, शुक्राणु जनन के लिए चाहिए। अब शुक्राणु जनन के लिए 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए, इसलिए क्या होता है, ये टेस्टिस जो होता है या वृषण कोश जो होता है ये शरीर के बाहर स्थित होता है। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का आ गया। ठीक है, तो वही चीज यहां पर है। टेस्टिस के बारे में देखोगे थोड़ा सा, हम उसकी थ्योरेटिकल देखते हैं। तो ये क्या है, मनुष्य में एक जोड़ी हल्के गुलाबी रंग का वृषण उदर गुहा में के बाहर वृषण कोश स्क्रोटम में पाए जाते हैं। ये चीज हम पहले आपको बता चुके हैं कि मेल में जो है एक जोड़ी टेस्टिस होती है जो उदर गुहा में होती है और वृषण कोश के अंदर होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। वृषण में ये 3 से 5 सेंटीमीटर लंबे, 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं। मतलब क्या हुआ, यहां पर ये जो टेस्टिस है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई, इसकी चौड़ाई और लंबाई जो है ये 3 से 4 सेंटीमीटर जो है इसकी चौड़ाई, और 2 से 3 सेंटीमीटर जो है इसकी लंबाई, लेंथ। ठीक है, सॉरी,
लंबे यानी 4 से 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखो उल्टा हो गया। यदि आप देखोगे तो यहाँ पर इसकी लंबाई कितनी है, 4 से 5 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है, 2 से 3 सेंटीमीटर। यानी लंबाई, इसका मतलब आप देखेंगे तो इसकी लेंथ जो है ये 4 से 5 सेंटीमीटर, ये है 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं है? तो ये किसकी है, टेस्टिस की है। अगला अगला यह है मनुष्य में भ्रूणी विकास के समाप्ति के 7वें माह में, ध्यान रखना, जब ह्यूमन का डेवलपमेंट हो रहा था, मानव का विकास हो रहा था, कहां पर, गर्भाशय में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा था, तो यह उदर के बाहर आ जाते हैं। यानी ये 7वें माह में ही क्या होता है, शरीर के बाहर, उदर गुहा के बाहर आ जाते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? लेकिन यदि मान लीजिए जन्म के पश्चात भी वृषण उदर गुहा के बाहर नहीं आए, तो ऐसे शुक्राणु का परिपक्वन क्या होता है, नहीं होता है, और वह बंध हो जाता है। बंध का मतलब होता है, पांच होता है, स्टेराइल हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि जब मान लीजिए 7 मंथ हो गए हैं बच्चे को, कहां पर, गर्भावस्था में, और उस 7 मंथ के बाद भी वो जो टेस्टिस है वो शरीर के बाहर नहीं आई है। और जब 7 मंथ में यानी 7वें महीने के बाद भी यदि टेस्टिस जो है उदर गुहा से, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर नहीं आता है, उस कंडीशन में उस मेल में क्या होगा, ये बाहर नहीं आएगा। जब बाहर नहीं आएगा तो शुक्राणु जनन नहीं होगा, और शुक्राणु जनन नहीं होगा तो वहां पर क्या होगा, वो जो मेल होगा, वो मेल पर्सन जो होगा वो बांझ होगा या स्टेराइल होगा। मतलब उसमें बच्चों को जन्म कराने की कैपेसिटी नहीं होगी। समझ में आया? परंतु हाथी, व्हेल, डॉल्फिन, ठीक है, डॉल्फिन, सामुद्री गाय आदि में वृषण उदर गुहा में पाए जाते हैं। मतलब कुछ ये ऐसे जो एनिमल है, जो जंगली जानवर है, आप देखेंगे, मान लेंगे, या समुद्री जानवर है, एनिमल है, जो कि इनके जो वृषण होते हैं ये कहाँ होते हैं, उदर गुहा में स्थित होते हैं। इनके वृषण क्या होते हैं बेटा, उदर गुहा में स्थित होते हैं। जबकि खरगोश, चूहा, बिल्ली, गिलहरी आदि में जनन के समय ही उदर गुहा में बाहर आ जाते हैं। मतलब कुछ एनिमल ऐसे हैं जिसमें से, जैसे खरगोश हो गया, चूहे हो गए, बिल्ली हो गया, गिलहरी हो गई, ये जो है ऐसे एनिमल हैं जो जनन के समय, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन के समय ही ये क्या होते हैं, शरीर के बाहर, उदर गुहा से बाहर आ जाते हैं। इन्हीं चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे यदि आप देखोगे तो ये एक ट्रांसफर सेक्शन डायग्राम है। ठीक है, अब इस ट्रांसफर सेक्शन में, डायग्राम में आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ आपको देखने को और चीजें मिलेंगी। क्या मिलेंगी, तो जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के बारे में जब हम देखते हैं तो आप देखोगे कि इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर में आपको ये कुछ, ये तो पहली बात तो ये क्या है, टेस्टिस है, ये वाला पार्ट क्या है, टेस्टिस। लेकिन टेस्टिस के बाहर क्या होता है, कुछ लेयर होती हैं जो इसको कवर करती हैं, इसको कवर करती हैं। किसको कवर करती हैं, वृषण को, टेस्टिस को। टेस्टिस के बाहर की जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वैसी, है ना, ट्यूनिका वैसिनल्स, और दूसरा जो होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है। ठीक है, दो, और तीसरा जो होता है ट्यूनिका वैजिनैलिस गुहा, यानी इसमें जो ट्यूनिका वैजिनैलिस होती है तो इसके अंदर एक कैविटी पाई जाती है, गुहा पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वैजिनैलिस गुहा। अब इसके अंदर यदि आप देखोगे, ये बाहर वाला जो है ये वृषण है। वृषण के बाद फिर आप देखोगे तो इसका ऊपरी जो सिरा होता है तो उसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमस सिरा। ठीक है, नीचे क्या होता है, एपिडिडाइमस। अब ध्यान रखना, जो एपिडिडाइमस जो होता है वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। ठीक है, आप देखोगे कि कौन सा होता है, सबसे ऊपरी सिरा होता है जिसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमस सिरा, फिर दूसरा क्या होता है, एपिडिडाइमस बॉडी, और फिर तीसरा क्या होता है, एपिडिडाइमस पूंछ। ठीक है, तो ये 3 पार्ट में एपिडिडाइमस क्या होता है, डिवाइड होता है। अब क्या होता है कि टेस्टिस के अंदर आप जाएंगे तो टेस्टिस के अंदर कुछ छोटी छोटी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगी जिनको हम बोलते हैं रेटी टेस्टिस, और वे रेटी टेस्टिस ऊपर की ओर जाती हैं, खुलती हैं, जिनको हम बोलते हैं अविवाही नलिकाएं। ठीक है, और फिर ये सभी क्या होती हैं, ऊपर की ओर जा रही हैं, एक ट्यूब का फॉर्मेशन करती हैं जिसको हम बोलते हैं शुक्रवाहिकाएं। और ये शुक्रवाहिकाओं में क्या होता है,
रक्त वाहिकाएं और तंत्रिका कोशिका क्या होती है, रक्त वाहिकाएं और तंत्रिका कोशिका होती है ना। इतना समझ में आया। उसके बाद ये सभी एक जो है कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन बोलते करते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि नहीं। अब यहां पर यदि आप देखोगे तो ये एक तरह से टीएस ऑफ टेस्टिस है, यानी टेस्टिस की आंतरिक संरचना है। अब क्या होता है, आप पाएंगे कि प्रत्येक टेस्टिस में, ध्यान समझिएगा, प्रत्येक टेस्टिस में, ध्यान रखने यहां पर डायग्राम में आप समझो। देखें, यदि आप देखेंगे तो ये टीएस ऑफ टेस्टिस है। ठीक है, टेस्टिस के टीएस में आप देखेंगे तो ये आउटर लेयर है। आउटर लेयर का मतलब होता है बाहरी परत है। ठीक है, अब इस बाहरी परत के अंदर आप देखोगे तो प्रत्येक टेस्टिस में क्या होता है, छोटे छोटे से क्या होते हैं, लोब होते हैं। क्या होते हैं, लोब होते हैं, जिनको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब। क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब। टेस्टिकुलर लोब। और ये जो टेस्टिकुलर लोब होते हैं, ये प्रत्येक टेस्टिस में, प्रत्येक वृषण में 250 होते हैं। कितने होते हैं, प्रत्येक वृषण में कितने होते हैं, 250 होते हैं। यानी ये जो टेस्टिकुलर लोब होते हैं, प्रत्येक वृषण में कितने होती है, इनकी संख्या 250 होती है। अब इन टेस्टिकुलर लोब के अंदर आप देख रहे हो कि बहुत ही हाईली क्वाइल्ड, आपको बहुत ही कुंडलित संरचनाएं दिख रही हैं। इन कुंडलित संरचनाओं को बेटा हम बोलते हैं, इन कुंडलित संरचनाओं को हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इन कुंडलित संरचनाओं को बेटा हम बोलते हैं सैमिनिफेरस नलिका। क्या बोलते हैं, सैमिनिफेरस नलिका बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, सैमिनिफेरस नलिका बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आए। अब ये जो सैमिनिफेरस नलिकाएं हैं, ये जो है एक ट्यूब में ओपन होती हैं। इन ट्यूब को हम बोलते हैं ट्यूबुलाइ रेक्टाइ। ट्यूबुलाइ रेक्टी बोलते हैं। ठीक है, अब ये ट्यूबुलाइ रेक्टाइ और जाकर एक जाल जैसी संरचना का निर्माण करती हैं। तो उस जाल जैसे संरचना को हम बोलते हैं रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस। क्या बोलेंगे बेटा, रेटे टेस्टिस। अब ये रेटे टेस्टिस ऊपर जा रही है, तो ये ऊपर की ओर जा रही है, तो ये बनाती है वासा इफ्रेंसिया। क्या बनाती हैं, वासा इफ्रेंसिया। और ये वासा इफ्रेंसिया आगे जाकर जो है एक दूसरे ट्यूब में ओपन होती है, जिसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस। और ये जो है एपिडिडाइमिस जो है दूसरे ट्यूब में ये ओपन होती है, जिसको हम बोलते हैं वास डिफरेंस। ठीक है, तो ये किसका इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया बेटा, टेस्टिस का। तो टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि प्रत्येक टेस्टिस में 250 क्या होते हैं, लोब होते हैं, जिनको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब। इन लोब के अंदर बहुत ही हाईली क्वाइल्ड आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं सैमिनिफेरस नलिका। ये सैमिनिफेरस नलिका प्रत्येक लोब में जो है ये 1 से 3 की संख्या में पाई जाएंगे। कितनी की संख्या में पाई जाएंगे, 1 से लेकर 3 की संख्या में पाई जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? यहां पर ये एनसीईआरटी का डायग्राम देखोगे तो आप देखोगे कि उसके अंदर अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये टीएस ऑफ
सेमनीफेरस ट्यूब। ठीक है, सेमनीफेरस नलिका का ये ट्रांसफर सेक्शन है। यदि आप देखोगे तो इसमें बहुत सारी अलग अलग टाइप की कोशिकाएं दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर जो आपको रेड कलर से दिखाई दे रही हैं, इनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल, या इन्हीं को हम बोलते हैं बेटा अंतराली। क्या बोलते हैं? अंतराली कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अंतराली कोशिकाएं। ठीक है, इन अंतराली कोशिकाओं के बाद जो है अंदर आप जाओगे तो यहाँ पर जो है दो टाइप की आपको क्या कर मिलेंगी, दो टाइप की कोशिकाएं मिलेंगी। एक कोशिका का नाम है स्पर्मेटोगोनियम सेल, या इसी को हम बोलते हैं शुक्रमात्र कोशिका। शुक्रमात्र कोशिका बोलते हैं। और एक कोशिका जो होती है उसका नाम है सर्टोली कोशिका। एक कोशिका का नाम क्या है बेटा? सर्टोली कोशिका। समझ में आया कि नहीं है? तो आप टीएस ऑफ टेस्टिस यानी सेमनीफेरस नलिका का आंतरिक संरचना यदि देखते हैं तो ये इसके अंदर क्या है, आपको तीन टाइप की कोशिकाएं मिल रही हैं। एक उसके बाहर, एक बाहर जो है उसको हम बोलते हैं अंतराली कोशिका। फिर उसके अंदर जो है एक स्पर्मेटोगोनियम सेल या शुक्रमात्र कोशिका है, और उसके बाद एक सर्टोली कोशिका है। ये शुक्रमात्र कोशिका जो होती है ये अर्धसूत्री विभाजन द्वारा ये क्या करती है? शुक्राणुओं का निर्माण करती है। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा ये क्या करती है? शुक्राणु निर्माण करती है। ठीक है, इतना समझ में आया कि अर्धसूत्री विभाजन द्वारा किसका निर्माण करती है? शुक्राणुओं का। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? स्पर्मेटोजुआ होता है। क्या होता है? स्पर्मेटोजुआ, यानी स्पर्म के पहले की जो स्ट्रक्चर होती है इसको स्पर्मेटोजुआ होते हैं। ठीक है, यहां पर जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं, कौन सी कोशिकाएं बेटा? सर्टोली जो कोशिकाएं होती हैं ये क्या करती हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये विकासशील शुक्राणुओं का को पोषण प्रदान करते हैं। ये क्या करती हैं? विकासशील शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। इन्हीं चीजें समझ में आई। तो आप देख ही रहे हैं कि टीएस ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हम देखते हैं तो उसमें हम तीन टाइप की सेल देख रहे हैं, एक शुक्रमात्र कोशिका, एक सर्टोली कोशिका, एक अंतराली कोशिका। शुक्रमात्र कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं ये क्या करती हैं? विकासशील शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का काम करती हैं। लेकिन यहीं पर जो ये अंतराली कोशिकाएं होती हैं, कौन सी बेटा? अंतराली कोशिकाएं, जिनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल, ये क्या करती हैं? हार्मोन का स्त्रावण करती है, और दो हार्मोन स्त्रावित करती है। एक का नाम है एस्ट्रोजन और दूसरे हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरॉन। तो अंतराली कोशिकाएं बेटा दो टाइप के हार्मोन का स्त्रावण करती हैं। एक हार्मोन का नाम है क्या? एस्ट्रोजन, और दूसरी हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई कि नहीं आई? ओके, अब यहां पर यदि आप देखोगे तो क्या होता है? यदि आप देखोगे तो यहां पर टेस्टिस में आप देखोगे तो टेस्टिस के कार्य यानी वृषण के कार्य आपसे पूछा जाता है। वृषण के कार्य, तो यदि आप वृषण के कार्य पूछोगे तो सबसे पहले क्या होता है? वृषण शुक्राणुओं का निर्माण करता है। यानी जो टेस्टिस का क्या करता है?
टेस्टिस जो होता है स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। दूसरा ये क्या होता है, यह है नर हार्मोन। नर हार्मोन यहां पर मेल हार्मोन होगा। मेल हार्मोन जो होता है वो होता है एंड्रोजन। यहां पर क्या होगा बेटा, एंड्रोजन होगा, सुधार लेंगे आप। यहां पर क्या होगा, एंड्रोजन। ठीक है। अब यहां पर यदि आप देखोगे तो नर हार्मोन क्या होता है, एंड्रोजन, या इसी को हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन का स्त्रावण करता है। इन्हें समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर क्या होता है, प्रषण 2 कार मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ क्या, शुक्राणु स्पर्म। क्यों? क्योंकि इसीलिए यहाँ पर शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा है, इसीलिए तो इसको प्राथमिक जननांग बोलते हैं। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे ज्यादा इसेंशियल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा आवश्यक जो होता है वो शुक्राणु होता है। यदि शुक्राणु नहीं होगा तो क्या होगा, स्टेराइल होगा, बांझ होगा, है ना। क्योंकि जनन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, शुक्राणु। यहां पर आप देखते हैं द्वितीयक जननांग। द्वितीयक जननांग क्या होता है, तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब यदि हम देखते हैं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बात करते हैं तो सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं, सहायक जनन नलिकाएं होती हैं, और बाह्य जननांग जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया, पेनिस एंड स्क्रोटम होता है। अब सहायक जनन ग्रंथियों में यदि आप बात करोगे तो सहायक जनन ग्रंथियां होती है 3 टाइप की। कौन कौन सी होती है, शुक्राशय जिसको हम बोलते हैं सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और काउपर्स या उसी को हम बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। फिर यदि आप देखते हैं सहायक नलिकाओं में तो रेटेटेस्टिस, वास डिफरेंशिया, वास एपिडिडामस, वास डिफरेंशिया। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होती है, सहायक नलिकाएं और सहायक ग्रंथियां। और उसके बाद यदि आप देखोगे तो बाह्य जननांग में एक्सटर्नल जेनिटलिया में क्या आता है, शिश्न आता है, और क्या आता है, पेनिस, जिसे हम शिश्न को हम पेनिस बोलते हैं, और वृषणकोश आता है जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं बेटा, स्क्रोटम बोलते हैं। इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर हुई? ठीक है। यदि हम इसके बाद देखते हैं तो ये आप देखोगे कि सहायक नलिकाएं कौन कौन से हैं, सहायक ग्रंथियां कौन कौन से हैं। तो यदि इस डायग्राम में एक बार मैं बता चुका हूं, लेकिन यहाँ पर हम सबसे पहले सहायक नलिकाएं और सहायक ग्रंथियां देखने वाले हैं। तो आप देखेंगे कि सहायक नलिकाएं और सहायक ग्रंथियां, तो सबसे पहले हम सहायक ग्रंथियां आपको बता देता हूं कि सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी हैं। अब यदि आप सहायक ग्रंथियों की बात करेंगे तो कौन कौन सी हैं, तो सहायक ग्रंथियां सबसे पहले आती है कौन सी, सेमिनल वेसिकल। क्या है, सेमिनल वेसिकल। ठीक है। सेमिनल वेसिकल के बाद आती है बेटा प्रोस्टेट। क्या आती है, प्रोस्टेट। प्रोस्टेट के बाद क्या आती है, प्रोस्टेट के बाद यदि आप सेमिनल वेसिकल हो गया, प्रोस्टेट हो गया, और उसके बाद आती है बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। यहाँ पर नहीं शो कर रही है लेकिन यहाँ पर होती है, यहाँ पर इस तरीके से, जिसको हम क्या बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि या काउपर्स ग्रंथि, काउपर्स ग्रंथि। इन्हीं चीजें समझ में आई कि नहीं है? तो बेटा ये क्या है, ग्रंथियां। यदि एक ये हो गई, दूसरी प्रोस्टेट हो गई, और तीसरी क्या हो गई, काउपर्स हो गई। तो बेटा ये क्या है, सहायक ग्रंथियां हैं। अब सहायक नलिकाएं कौन कौन सी होती हैं, तो सहायक नलिकाएं की यदि हम बात करते हैं तो कौन कौन सी होंगी, तो आपको दिखेंगी रेटेटेस्टिस, एपिडिडामस। ठीक है, रेटेटेस्टिस, वास डिफरेंशिया, एपिडिडामस, और क्या दिखेंगी, वास डिफरेंशिया। ठीक है। अब यहां पर यदि आप देखोगे तो ये क्या देखा आपने, क्या, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और काउपर्स ग्लैंड देखा। ठीक है। अब यदि आप आगे देखोगे तो क्या होता है, यदि हम देखें तो पाएंगे आप इसमें
इसके अंदर टेस्टिस के अंदर छोटे छोटे से लोब होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको छोटा सा डायग्राम बना के बता रहा हूँ, ठीक है। तो यदि आप देखोगे कि ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर है ना, तो टेस्टिस के इस स्ट्रक्चर में यदि आप देखेंगे तो पूरी नलिकाएं आपको दिखाई देंगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें इस तरीके से छोटे छोटे से लोब होते हैं। इन लोब के अंदर क्या होता है, सेमनीफेरस नलिकाएं होती है। यहाँ पर इस तरीके से ये सेमनीफेरस नलिकाएं होती हैं। अब इन सेमनीफेरस नलिकाओं से निकलने वाली ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, यानी नलिका के समान संरचना है, तो इस संरचना को हम बोलते हैं रेटे टेस्टिस। क्या बोलेंगे, रेटे टेस्टिस बोलते हैं, ठीक है। अब ये रेटे टेस्टिस जो होती है, यहाँ पर क्या होते हैं, जाल जैसा संरचना बनाती है। यहाँ पर जाल जैसा संरचना बनाती है। इस जाल जैसे संरचना को, है ना, आगे की ओर ये ऊपर की ओर इस तरीके से जाएंगी, तो इसको हम बोलते हैं वास इफ्रेंशिया। क्या बोलते हैं, वास इफ्रेंशिया। उसके बाद ये जो है यहाँ पर इस टाइप के स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं, ये ट्यूब के जैसा, तो इसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमस। क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमस, ठीक है। एपिडिडाइमस के बाद ये आती है वास डिफरेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस। तो यहां पर आपको देखने को मिल रही है 4 डक्ट। कितनी डक्ट मिल रही है बेटा, 4। पहला क्या है, रेटे टेस्टिस। दूसरी क्या है, वास डिफरेंशिया। तीसरी क्या है, एपिडिडाइमस। और चौथी क्या है, वास डिफरेंशिया। तो यहाँ पर आपको कितनी नलिकाएं देखने को मिल रही है बेटा, 4 देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, सहायक नलिकाएं और सहायक ग्रंथियां हो गई। आगे यदि हम देखते हैं कि सेमिनल वेसिकल क्या है, यानी जो सहायक ग्रंथियां आपने पढ़ा है तो उनका देखते हैं। सेमिनल वेसिकल जो होती है, यह एक ग्रंथि संरचना होती है, यानी एक तरह ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है। यह वीर्य का 60 से 70% भाग का निर्मित करती है। मतलब जो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड होती है, सेमिनल वेसिकल जो होती है, आप देखेंगे उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आपने देखा है। तो ये क्या करती है, टोटल सेमन कितना होता है, 100% क्या होता है, वीर्य होता है, ठीक है। वीर्य को ही हम क्या बोलते हैं, सेमन को बोलते हैं। उस टोटल सेमन का ये 60 से 70% भाग का क्या करता है, निर्माण करता है। कितने, 60 से 70% भाग का निर्माण करता है। अगला, सेमन एक गाढ़ा श्यान या क्षारी द्रव होता है। मतलब जो वीर्य होता है, जो सेमन होता है, वो कैसा होता है, गाढ़ा होता है ना। श्यान का मतलब होता है जो है थोड़ा सा स्ट्रिकी चिपचिपा होता है, और क्षारी का मतलब हल्का क्षारी होता है, ठीक है। अब इसमें जो इसका सिक्रीशन सेमिनल द्रव जो होता है, तो सेमिनल द्रव में जो होता है प्रोटीन पाया जाता है, फ्रुक्टोज पाया जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन पाए जाते हैं, आदि पाए जाते हैं। मतलब यदि आप देखेंगे कि सेमन में क्या क्या, यानी जो सेमिनल प्लाज्म होता है, सेमिनल द्रव होता है, तो उसमें क्या क्या पाया जाता है, तो सेमिनल द्रव में क्या होता है, प्रोटीन होता है, फ्रुक्टोज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन पाए जाते हैं। समझ में आया कि नहीं। अगला यदि आप देखेंगे कि जो ये फ्रुक्टोज होता है, शुक्राणुओं को पोषण व ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। ये जो सुक्रोज होता है, ये फ्रुक्टोज जो होता है, ये क्या करता है, जो शुक्राणु स्पर्म होते हैं उनको न्यूट्रिशन देता है और उसको ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन गर्भाशय में क्रमानुकुंचन उत्पन्न, है ना, कर शुक्राणुओं को गति करने में सहायक होता है। यानी जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है वो क्या करता है, जो यूट्रस होता है उसमें जो है पेरिस्टालसिस यानी थोड़ा थोड़ा संकुचन स्टार्ट करता है। उस संकुचन के थ्रू क्या करता है, वो शुक्राणुओं को गर्भाशय में मूवमेंट यानी कराने में हेल्प करता है। आप देखेंगे ये क्या होता है, यूट्रस होता है, गर्भाशय होता है। अब इसमें जो है जब ये स्पर्म जो होते हैं मोटिलिटी करेंगे यानी गति करेंगे, तो इनको गति करने के लिए क्या करेगा, थोड़ा सा इसमें क्रमानुकुंचन या जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। जो सेमन होता है उसका पीएच जो होता है 7.4 होता है, यानी जो वीर्य होता है उसका पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है। समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। अगला जो है
सेमिनल वेसिकल के बाद प्रोस्टेट ग्रंथि आती है। प्रोस्टेट ग्रंथि में क्या होता है, यह मूत्र भाग के आधार भाग यानी जो मूत्राशय होता है, मूत्राशय क्या होता है, या आप देखेंगे ये होता है, सॉरी, यदि आप देखेंगे तो मूत्राशय का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। तो ये मूत्राशय के जस्ट नीचे यहाँ पर स्थित होती है ना, यहाँ पर स्थित होती है। तो वही बोल रहा है कि यह मूत्र मार्ग के अधर भाग, अधर का मतलब होता है बेसल पार्ट में पाई जाने वाली एक बड़ी ग्रंथि हो जो कई पिंडों से मिलकर यानी कई भागों से मिलकर बनी होती है। यह क्षारीय द्रव यानी जो है अल्कलाइन फ्लूइड है ना, जो वीर या सुक्रिय द्रव का 15 से 30% भाग बनाता है। मतलब क्या हुआ कि जो ये द्रव है, क्षारीय द्रव जो होता है, ये टोटल जो सेमेन है, कुल जो सेमेन है उसका 15 से 30% भाग का निर्माण करता है। यानी जो सेमिनल यानी प्रोस्टेट ग्रंथि का जो स्रावी पदार्थ है, एक टोटल सेमेन का, अभी आपने देखा था कि जो सेमिनल वेसिकल थी 60 से 70 बना रही थी, अब ये कितना बना रहा, 15 से 30% भाग का निर्माण कर रहा है। ठीक है, कुल सेमेन का। अब इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, फाइब्रिनोजिन पाया जाता है, स्पर्म लाइसिन आदि पाए जाते हैं। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या बन रहा, सिट्रिक अम्ल है, ठीक है, फाइब्रिनोजिन है और स्पर्मिन या स्पर्म लाइसिन इसी को बोलते हैं, ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसके पहले में आपने फ्रुक्टोज वगैरह देखा, प्रोटीन देखा, अब यहाँ पर क्या है, सिट्रिक अम्ल है, फाइब्रिनोजिन है और स्पर्म लाइसिन पाए जाते हैं। ये शुक्राणुओं को गतिशीलता मोटिलिटी के लिए आवश्यक होते हैं तथा फाइब्रिनोजिन वीर्य को क्या करता है, तरल बनाता है, जिससे शुक्राणुओं की गतिशीलता बनी रहे। मतलब सिट्रिक अम्ल जो होता है क्या करता है, शुक्राणुओं को मोटिलिटी कराता है, मोटिलिटी का मतलब उसको गति कराता है। ठीक है, और जो फाइब्रिनोजिन होता है ये क्या करता है, जो शुक्राणु है यानी वीर्य जो है, सेमेन जो है, इसको क्या बनता है, तरल बना देता है, जिससे शुक्राणु जो है यानी स्पर्म जो है क्या कर सके, गतिशील हो सके, मतलब मूवमेंट या मोशन कर सके। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक, इसके बाद थर्ड जो है जिसको हम बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड, ये क्या होती है, बल्बोयूरेथ्रल या काउपर्स ग्लैंड होती है। ठीक है, ये एक जोड़ी गांठ स्पर्श ग्रंथियां प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे होती है। ठीक है, यह एक लसलसा क्षारीय द्रव, पारदर्शी द्रव स्थापित करता है। यह मूत्र मार्ग को स्नेहक या क्षारीय बनाता है। मतलब ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये एक तरह का लसलसा और क्षारीय द्रव, यानी आप देखोगे काउपर्स ग्लैंड। ठीक है, तो काउपर्स ग्लैंड जो होता है इसी को हम जो होते हैं एक लसलसा क्षारीय या पारदर्शी द्रव का स्राव, इसी को हम बोलते हैं म्यूकस। ये क्या करता है, म्यूकस का स्रावण करता है। ठीक है, और जब ये म्यूकस का स्रावण करता है तो ये जो म्यूकस होता है वो कैसा होता है बेटा, लसलसा होता है, ये कैसा होता है, म्यूकस कैसा होता है, लसलसा होता है। ठीक है, ये म्यूकस कैसा होता है, लसलसा होता है, और ये लसलसा होने के साथ साथ ये क्या होता है, क्षारीय होता है। कैसा होता है बेटा, क्षारीय होता है। ठीक है, क्षारीय होने के साथ साथ ये क्या करता है, जो पेनिस है, वृषण है, उसको ये स्नेहन प्रदान करता है। अब स्नेहन क्या होता है, तो जैसे आप देखेंगे कि ये जो होता है, आप पाएंगे कि ये जो है पेनिस है, ये मान लीजिए पेनिस है। ठीक है, तो पेनिस का ये अलग पार्ट, ठीक, यहां पर ये जो पेनिस है तो इस वाले पार्ट को ये क्या करता है, स्नेहन देता है। स्नेहन का मतलब क्या होता है बेटा, चिकनाहट प्रोवाइड करता है। क्यों करता है, जिससे जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है, जो जनन की प्रोसेस है, जनन की जो क्रिया है, वो प्रॉपर्ली इजली स्मूथली क्या हो जाए, सक्सेसफुल हो सके या पूर्ण हो सके। इसलिए यहाँ पर जो है ये जो काउपर्स ग्लैंड है उसको क्या करता है, स्नेहन, चिकनाहट प्रदान करता है। किसके लिए, जनन की क्रिया को कंप्लीट करने के लिए, पूर्ण करने के लिए। इतना समझ में आया। तो अगला क्या है, सहायक
नलिकाएं। सहायक नलिकाएं जो होती हैं इनका काम होता है शुक्राणुओं को यूरेथ्रा तक पहुंचाने का काम होता है। तो सबसे पहले आता है रेटे टेस्टिस। तो रेटे टेस्टिस क्या होता है, यह क्या करता है, शुक्राणु को सेमिनिफेरस से कहां पहुंचाता है, शुक्रवाहिका तक। ठीक है, जो वृषण जालक जिसको हम बोलते हैं रेटे टेस्टिस, ये रेटे टेस्टिस क्या करता है, जो स्पर्म है यानी इन शुक्राणुओं को कहां तक पहुंचाता है, इन शुक्रवाहिकाओं तक यानी वास डिफरेंस तक। और ये वास डिफरेंस क्या करती हैं, उस शुक्राणु को कहां तक पहुंचाता है, इपिडिडाइमस तक। अब ये इपिडिडाइमस क्या करता है, शुक्राणु का संग्रहण करता है और साथ में ये क्या करता है, परिपक्वन करने का कार्य करता है। समझ में आया कि नहीं है? यानी इपिडिडाइमस क्या करता है, शुक्राणुओं का संग्रहण करता है, शुक्राणुओं के संग्रहण करने के साथ साथ क्या करता है, उनका परिपक्वन मैच्योरेशन करने का भी काम करता है। फिर उसके बाद ये क्या करता है, कौन, इपिडिडाइमस शुक्राणुओं को शुक्रवाहिनियों में भेजता है। इन शुक्रवाहिनियों से जो शुक्राणु होता है वो एम्पुला में जाता है। कहां जाता है, एम्पुला में। और यहां पर शुक्राणु जो होता है संग्रहण होता है, संग्रहित होता है। ठीक है, और इस संग्रहण के पश्चात, शुक्राणुओं के संग्रहण के पश्चात जो शुक्राणु होते हैं एम्पुला के बाद ये कहां जाता है, यूरेथ्रा में जाता है। ठीक है, यूरेथ्रा के बाद शरीर के बाहर यानी पेनिस। समझ में आया? तो आपसे यदि पूछता है कि पाथवे ऑफ स्पर्म, तो पाथवे ऑफ स्पर्म क्या होगा, यानी शुक्राणु का पथ क्या होगा, तो रेटे टेस्टिस से वास डिफरेंस से इपिडिडाइमस से, ठीक है, स्पर्मेटिक कॉर्ड डक्ट या इसी को हम बोलते हैं वास डिफरेंशिया। फिर इसी के बाद एम्पुला के बाद यूरेथ्रा के बाद पेनिस। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा, पाथवे ऑफ स्पर्म होता है, शुक्राणुओं का पथ होता है, रास्ता होता है। समझ में आ गया कि नहीं है? ठीक है, उसके बाद यदि हम देखते हैं तो बाह्य जननांग होता है। बाह्य जननांग को हम क्या बोलते हैं, पेनिस बोलते हैं। अब इसका पेनिस का काम क्या होता है, पेनिस का काम होता है जनन में सहायता प्रदान करता है, यानी जनन की क्रिया को पूर्ण करने में। ठीक है, तो जो शिश्न होता है, पेनिस होता है, यह नर का मैथुनांग होता है, जो लंबा बेलनाकार संवहनी है ना, और इरेक्टाइल होता है। इरेक्टाइल का मतलब क्या होता है, इसमें इरेक्टेशन, एक तरह से क्या होता है, अलग से इसमें कड़कपन आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं इरेक्टाइल। ठीक है, और ये क्या होता है, लंबा होता है। ठीक है, ठीक है, और कैसा होता है, बेलनाकार। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो है, ये इसको हम बोलते हैं पेनिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पेनिस बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं शिश्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, शिश्न बोलते हैं। अब ये जो शिश्न होता है, पेनिस होता है, ये बेलनाकार है, लंबा है, इसमें क्या है, इरेक्टाइल टिश्यू होती है। क्या होती है बेटा, इरेक्टाइल टिश्यू, जो उसको क्या करती है, इरेक्टेट कर देती है। ठीक है, उसके बाद यदि देखोगे कि लैंगिक उत्तेजना के समय रक्त पात्रों में रक्त भर जाता है तथा पेशियां शिथिल हो जाती है, जिससे शिश्न लंबा और कठोर हो जाता है। यह मैथुन की क्रिया के समय शुक्राणुओं को मादा योनि में पहुंचाने का कार्य करता है, जिसे वीर सेचन कहते हैं। यानी ध्यान रखना, इस वीर सेचन को ही हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। ठीक है, स्पर्मिएशन बोलते हैं। अब समझिए, यहां पर यदि आप देखेंगे तो इसका जो बेसल पार्ट ये होता है, बॉडी पेल्विस होता है। अब इसमें जो होता है, जो शिश्न होता है, पेनिस जो होता है, इसके अलग अलग भाग होते हैं।
जो सबसे ऊपरी ये वाला भाग होता है, इस वाले भाग को हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ग्लांस पेनिस बोलते हैं। ठीक है, ग्लांस पेनिस के बाद नीचे यदि देखोगे तो इसमें जो होता है दो टाइप की ऊतक होती है, दो टाइप की जो है टिश्यू होती है। सबसे बाहर जो होता है वो होता है कार्पोरा कैवर्नोसा और दूसरा जो होता है कार्पोरा स्पॉन्जियोसम। अब दोनों में क्या होता है, कार्पोरा कैवर्नोसा और कार्पोरा स्पॉन्जियोसम दोनों में अलग अलग होते हैं। ये क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। फिर यदि आप देखोगे तो कार्पोरा कैवर्नोसा जो होता है ये स्पंजी होता है। ये कैसा होता है? स्पंजी होता है। और ये स्पंजी होने के साथ साथ ये क्या करता है? स्पंज के तरह क्या होता है? काम करता है। ठीक है, कार्पोरा स्पॉन्जियोसम जो होता है ये क्या होता है? इसमें रक्त वाहिकाएं होती हैं जिसमें ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब जनन की क्रिया होती है, किस समय? जनन की क्रिया के समय ये वृषण में क्या करता है? इस वृषण में, शिश्न में जो होता है क्या करता है? इस जो कार्पोरा स्पॉन्जियोसम होता है, ठीक है, इस कार्पोरा स्पॉन्जियोसा में छोटे छोटे से ब्लड बैंक यानी ब्लड की थैलियां पाई जाती हैं जिनमें क्या होता है? ब्लड भर जाता है, रक्त भर जाता है। उस रक्त भर जाने के कारण क्या हो जाता है? ये बिल्कुल क्या होता है? स्ट्रांग हो जाता है, मजबूत हो जाता है, जिससे क्या करता है? जनन की क्रिया में यानी क्या करता है? हेल्प करता है, जनन की प्रोसेस को कंप्लीट कराता है। कौन कराता है? शिश्न कराता है। यदि आप देखेंगे तो उसके का डायग्राम यहाँ पर आपको दिख रहा है। यदि आप देखेंगे तो ये शिश्न, पूरा ये स्ट्रक्चर क्या होता है? शिश्न होता है, पेनिस का स्ट्रक्चर है। अब इसको हम देखेंगे तो बाहर से, तो इसकी बाहर की जो स्किन होती है इसको हम बोलते हैं फोर स्किन। क्या बोलते हैं? फोर स्किन। क्या बोलते हैं बेटा? फोर स्किन। ठीक है, फिर ये ऊपर वाला जो हेड पार्ट होता है, हेड ऑफ पेनिस, जिसको हम बोलते हैं, अभी हमने आपको बताया, ग्लांस पेनिस बोलते हैं, ग्लांस पेनिस बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो यहां पर ओपनिंग होती है इसको हम बोलते हैं यूरेथ्रल। ठीक है, यूरेथ्रल ओरिफाई। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल ओरिफाई बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि आप देखेंगे तो इसमें दो टाइप की मसल्स होती हैं, जो कि मसल होती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है, यहाँ पर ये जो ट्यूब लाइक आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, तो इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं बेटा? यूरेथ्रा बोलते हैं। ठीक है, अब इसके चारों तरफ क्या होती है? दो टाइप की ऊतक होती हैं, दो टाइप की कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, अब जो बाहरी है जो है कार्पोरा कार्पोरा कैवर्नोसा, और इधर वाला जो होता है ये कार्पोरा स्पॉन्जियोसम। क्या बोलते हैं? कार्पोरा स्पॉन्जियोसम बोलते हैं। ठीक है, इन्हें समझ में आया कि नहीं? आप देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रही है, आपको ब्लड सप्लाई दिख रही है। ठीक है, क्या दिख रहे हैं? ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई का मतलब होता है रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद यदि आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक बोलते हैं। ठीक, तो ये किसका स्ट्रक्चर है बेटा? शिश्न का है, वृषण का है। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। तो आप देखेंगे कि वृषण में जो है किसका? एक जननांग होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का बाहरी जननांग होता है, बाहरी भाग होता है, जो कि जनन की क्रिया में हेल्प करता है, जनन की क्रिया को पूर्ण कराने में सहायक होता है। ठीक है, तो आपने अभी देखा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सी जनन ग्रंथियां, जनन नलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पूर्ण होने के पश्चात एक सुविकसित, है ना, एक सुविकसित जीव का निर्माण होता है। तो इसी तरह से
इसी तरह से डिटेल में पढ़ने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आज ही फ्यूके एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और एक नई दिशा प्रदान करें। तो मिलते हैं बेटा इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।